ये सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देना है। तो ये हुआ पहला कदम। लेकिन ये तो हुई जमीनी स्तर की राजनीति। क्या मौजूदा सरकारी सिस्टम के अंदर भी कोई रास्ता है? बिल्कुल, और वही दूसरा कदम है, सरकारी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना। कौन से प्लेटफॉर्म्स? लेख में 3 का जिक्र खास तौर पर है। पीएमओ शिकायत पोर्टल, स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय दुर्लभ रोग सेल। फिर वही सवाल, क्या ये शिकायत पोर्टल वाकई काम करते हैं? लोग अक्सर इनके बारे में बहुत सिनिकल होते हैं। और उनका सिनिसिज्म शायद गलत भी नहीं है, अगर हम एक अकेली शिकायत की बात करें तो लेकिन यहाँ पर शक्ति संख्या में है। लेख का असली तर्क डेटा का है। सोचिए, जब इन पोर्टल्स पर एक ही दुर्लभ बीमारी से जुड़ी सैकड़ों या हजारों शिकायतें दर्ज होती हैं, तो क्या होता है? एक पैटर्न बनता है। हाँ, ये एक डेटा पॉइंट बन जाता है जिसे कोई अधिकारी नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब ये सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या नहीं रहती, ये सिस्टम की एक नाकामी बन जाती है जिसका जवाब देना पड़ता है। सही कहा, ये सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम पर दबाव बनाने का तरीका है। तो पहला कदम हुआ राजनीतिक दबाव, दूसरा हुआ प्रशासनिक दबाव, और जाहिर है ये दोनों ही तब ज्यादा असरदार होंगे जब लोग अकेले नहीं बल्कि मिलकर आवाज उठाएंगे। शायद यहीं से तीसरा कदम आता है। एकदम सही। तीसरा कदम है दुर्लभ रोग संगठनों के साथ मिलकर काम करना। भारत में ऐसे संगठन हैं? हाँ, और कुछ बहुत मजबूत एडवोकेसी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जैसे ORDI है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेज इंडिया, डार्ट है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी फाउंडेशन इंडिया, और iRare। और इन संगठनों के साथ जुड़ने का असल फायदा क्या है? सामूहिक शक्ति। हाँ। एक अकेला परिवार शायद सिस्टम के सामने खुद को छोटा और कमजोर महसूस करे, लेकिन जब वो एक संगठन का हिस्सा बनता है तो उसे अनुभव, संसाधन और एक प्लेटफॉर्म मिलता है। उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। और जब एक संगठन सरकार से बात करता है तो उसकी आवाज में वजन होता है। बिल्कुल, जैसा कि लेख में एक बहुत दमदार लाइन है, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हमारी आवाज को नजरअंदाज करना असंभव हो जाता है। ये व्यक्तिगत लड़ाई को एक आंदोलन में बदल देता है। हाँ। और आज के दौर में आंदोलन का एक बहुत बड़ा मैदान तो डिजिटल दुनिया भी है। तो जाहिर है अगला कदम सोशल मीडिया से जुड़ा होगा। हाँ, चौथा कदम है सोशल मीडिया को बदलाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना। लेकिन ये तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसका तरीका। बात सिर्फ अपनी कहानी बताने या जागरूकता फैलाने की नहीं है। लेख का असली इशारा एक डिजिटल घेराव की तरफ है। डिजिटल घेराव, ये एक दिलचस्प शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज को स्ट्रेटेजिकली एम्प्लीफाई करते हैं। जब आप अपनी कहानी शेयर करते हुए एक पोस्ट में स्वास्थ्य मंत्री, अपने स्थानीय सांसद, प्रधानमंत्री कार्यालय और एक बड़े न्यूज चैनल को एक साथ टैग करते हैं, तो आप एक पब्लिक प्रेशर पॉइंट बनाते हैं। हाँ, आपने उन सभी को एक ही कॉन्वर्सेशन में खींच लिया है। अब उनका जवाब न देना पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, ये एक्टिविज्म का वो रूप है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ये वाकई बहुत स्मार्ट है। और इस लिस्ट में पांचवा और आखिरी कदम है ऑनलाइन याचिकाएं। जी, ईमानदारी से कहूं तो मैं इसे लेकर हमेशा थोड़ा स्केप्टिकल रहा हूं। क्या ये सिर्फ क्लिकटिविज्म बनकर रह नहीं जाता? क्या ऑनलाइन साइन करने से सच में कोई फर्क पड़ता है? ये एक आम धारणा है, लेकिन लेख का तर्क इससे कहीं गहरा है। कैसे? वो ऑनलाइन पिटिशन को सिर्फ हस्ताक्षर जुटाने का एक जरिया नहीं मानता, वो इसे एक पॉलिटिकल सिग्नल के तौर पर देखता है। पॉलिटिकल सिग्नल्स? हाँ, जब स्वास्थ्य मंत्रालय को एक याचिका मिलती है जिस पर 50,000 या 1 लाख लोगों के दस्तखत हैं, तो ये उनके लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है। ये एक डेटा है जो बताता है कि ये मुद्दा अब कुछ 100 परिवारों का नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए मायने रखता है। ये मीडिया के लिए एक कहानी बन जाती है। बिल्कुल, और सरकार के लिए एक राजनीतिक जिम्मेदारी। बड़े पैमाने पर मिला हुआ समर्थन दबाव बनाता है और दबाव ही आखिरकार कार्यवाही को जन्म देता है। तो जब मैं इन पांचों कदमों को एक साथ दिखता हूं, नेताओं से संपर्क, सरकारी पोर्टल्स, संगठनों से जुड़ना, सोशल मीडिया और ऑनलाइन याचिकाएं, तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं लगती। नहीं, ये एक मानसिकता में बदलाव की बात लगती है। बिल्कुल, और यही इस लेख का सबसे शक्तिशाली संदेश है। इन सब कदमों के पीछे एक वैचारिक बदलाव है। कैसा बदलाव? ये कहता है कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को सहानुभूति या दया नहीं चाहिए। उन्हें अधिकार चाहिए। उन्हें अधिकार चाहिए, इलाज तक पहुंच चाहिए और कार्रवाई चाहिए।
ये बेचारा होने की भावना से निकलकर अपने हक की लड़ाई लड़ने का आह्वान है। ये स्वास्थ्य सेवा को एक चैरिटी की तरह नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार की तरह देखने की बात है। हाँ, बिल्कुल। लेख का अंत भी इसी भावना को बहुत खूबसूरती से पकड़ता है। हाँ, उसकी आखिरी लाइनें बहुत असरदार है। आशा कार्रवाई बन जाती है, कार्रवाई बदलाव लाती है, और बदलाव इलाज लाता है, और एक दिन इलाज भी। वाह! ये इस बात का ऐलान है कि भारत का दुर्लभ रोग समुदाय अब चुपचाप इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, वो खड़ा हो चुका है, अपनी आवाज उठा रहा है। हाँ। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक बहुत ही गंभीर और जटिल समस्या को देखा और उसे हल करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट एक्शन ओरिएंटेड प्लान को भी समझा। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वाकई में एक तरह का मैनुअल है कि बदलाव कैसे लाया जा सकता है। ये सच है, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सशक्त करने वाला नजरिया है। लेकिन ये पूरी चर्चा एक गहरा सवाल भी खड़ा करती है। अच्छा। ये लेख एक खास कम्युनिटी के लिए एक रोड मैप तो देता है, लेकिन साथ ही ये हमें सिस्टम की एक बड़ी नाकामी के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह की नाकामी? मेरा मतलब है, जब एक सिस्टम अपने सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने में लगातार फेल होता है, तो बदलाव लाने की जिम्मेदारी असल में किसकी होती है? इस लेख का तर्क है कि जिम्मेदारी मरीजों और उनके परिवारों को खुद उठानी होगी, और ये जरूरी भी है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के कंधों पर डाल देना सही है जो पहले से ही अपनी बीमारी, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के भारी बोझ से दबे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। हाँ, और ये हमें एक और विचार की ओर ले जाता है। क्या समाज और व्यवस्था की जो निष्क्रियता है, इस मुद्दे पर जो एक बड़ी चुप्पी और उदासीनता है, वो एक अलग तरह की सामूहिक जिम्मेदारी की ओर इशारा नहीं करते? मतलब ये लड़ाई सिर्फ उन परिवारों की नहीं है? समाज का एक बड़ा हिस्सा ये मानने लगे कि किसी को भी इलाज से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी बीमारी दुर्लभ है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।